हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का आइसो कोस्ट लाइन अर्थात सम लागत रेखा। जिस प्रकार उपभोग क्षेत्र में बजट रेखा जो विशेषताएं होती है वही विशेषताएं उत्पादक क्षेत्र में सम लागत रेखा की होती है और वही कार्य जो वहाँ पे जो बजट रेखा करती है उपभोग क्षेत्र में वही कार्य उत्पादक क्षेत्र में सम लागत रेखा करती है। तो अपन देखते हैं कि सम लागत रेखा क्या होती है। जिस प्रकार बजट रेखा बताती है कि दो वस्तुओं की कीमतें और कुल आय दी होने पर उपभोक्ता कौन सी मात्रा क्रय कर सकता है, उसी प्रकार सम लागत भी दो साधनों की कीमतें तथा कुल व्यय दिए होने पर यह बताती है कि उत्पादक दो साधनों की कौन-कौन सी मात्रा है वो क्रय कर सकता है। यानी अगर अब इसको अपन शब्दों में बात करें तो दो साधनों की कीमतें तथा कुल व्यय दिए होने पर उत्पादक दोनों साधनों की विभिन्न मात्राओं को क्रय कर सकता है। इन मात्राओं के संयोगों को मिलाने वाले बिंदु पथ को सम लागत रेखा कहते हैं। अर्थात अगर एक उपभोक्ता अपन कुल व्यय दिया हुआ उसको सारा खर्च करके दो साधनों की कीमतें और कुल व्यय दिया हुआ है तो उस सारा व्यय अगर खर्च करे तो उनके कौन से विभिन्न संयोग है जिनको खरीद सकता है, यानी वेरियस कॉम्बिनेशन है जिसको वो क्रय कर सकता है, खरीद सकता है। तो उसको अपन कहेंगे कि उन बिंदुओं को अगर जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगी सम लागत रेखा। तो इस सम लागत रेखा को अगर अपन एक उदाहरण की माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कुल व्यय 200 रुपये, यानी एक उत्पादक कुल 200 रुपये खर्च कर सकता है, वो उसका बजट है। तो अगर वो 200 रुपये से श्रम भी खरीद सकता है और पूंजी भी खरीद सकता है। माना कि अपन दो साधन यहाँ पे श्रम और पूंजी मान के चल रहे हैं, तो 200 रुपये से वो श्रम भी खरीद सकता है और पूंजी भी खरीद सकता है। और माना कि वो पूरे के पूरे 200 रुपये श्रम खरीदना चाहे और उसकी कीमत 4 रुपये हो तो उसकी 50 इकाई खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार अगर वो पूंजी खरीदना चाहे तो पूंजी की कीमत माना कि 5 रुपये हो तो पूंजी की मात्रा है वो 5 रुपये के अनुसार 40 इकाइयाँ खरीदी जा सकती है। अगर इन दोनों मात्राओं को अगर अपन इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें तो अपन देखते हैं कि अपन जैसे यहाँ पे रेखा चित्र में ओ एक्सेस पर अपन ने लेबर को लिया अर्थात श्रम को लिया, ओ वाई एक्सेस पर अपन पूंजी को लिया अर्थात कैपिटल को लिया है। यहाँ देख रहे हैं कि अगर सारी की सारी मात्रा अगर लेबर पर खर्च करते हैं अपन श्रम पर तो अपने को 50 पर एक बी पॉइंट मिलता है और अगर सारी की सारी मात्रा अपन पूंजी पर खर्च करते हैं तो अपन 40 इकाई खरीद सकते हैं, उससे अपने को ए पॉइंट मिला। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिला देंगे तो अपने को मिल जाएगी सम लागत रेखा। इस प्रकार सम लागत रेखा का निरूपण करने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक कुल व्यय की और एक दो साधनों की कीमतों की। उसके आधार पर अपन बजट रेखा सम लागत रेखा का निरूपण कर सकते हैं। इस सम लागत रेखा पर जितने भी बिंदु हैं उन ये जो बता रहा है कि ये उपभोक्ता कुल व्यय साधन और कीमतें होने पर कौन कौन से संयोग है, वो सभी संयोग इस रेखा पर उपलब्ध होते हैं अगर पूरा का पूरा कुल व्यय खर्च किया जाए। उससे अगर कम करेंगे तो अंदर रहेगा और उससे जो कुल व्यय दिया हुआ अगर अधिक करेंगे तो वो ऊपर की ओर रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि सम लागत रेखा का बीजगणितीय रूप यानी मैथमेटिकली रूप इसको देखें तो सम लागत रेखा ऐसे होती है सी इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। सी का मतलब यहाँ पे कॉस्ट एक्सपेंडिचर, एक तरीके से खर्च कुल व्यय। एक्स का मतलब यहाँ पे है कि साधन, एक साधन है और पी एक्स का मतलब उस साधन की कीमत है, वाई का मतलब ये दूसरा साधन है वाई है और उसकी कीमत पी वाई है। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल प्लस आर इंटू के। सी यानी कुल लागत कॉस्ट और डब्ल्यू है जैसे श्रम को मजदूरी दी जाती है तो उसको अपन वेज को डब्ल्यू से बताया, एल यानी श्रम की मात्रा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कुल कितने अपन श्रम पे खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार पूंजी पर ब्याज मिलता है तो उसको अपन आर से दर्शाए तो आर इंटू के यानी पूंजी। तो आर को अपन पूंजी से गुणा करेंगे तो अपने को मिल जाएगी कुल कितनी अपन पूंजी पर खर्च करें। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना कुल वे खर्च मिल जाएगा।
अब अगर अपन देखते हैं कि सम लागत रेखा का ढाल कैसा, सम लागत जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर ढाल अगर निकालना हो तो उसके लिए अपने को चाहिए लंब बटा आधार। लंब यानी खड़ा वाला भाग, आधार यानी नीचे वाला बेस। तो लंब जैसे मान लो इस डायग्राम के अनुसार देखें तो लंब यहाँ पे ओ ए है और आधार है वो ओ बी है। यानी ये अगर मान लो ओ ए बी अगर एक त्रिभुज हो तो इसमें लंब है वो ओ है, आधार है ओ बी है। अब अपन मान लेते हैं साधन x की मात्रा है वो ओ बी खरीद रहे हैं, यानी अगर सारी सारी श्रम खरीदते तो अपन ओ बी मात्रा खरीद सकते हैं। ओ बी मात्रा खरीदने का मतलब है सी अपॉन पी एक्स। जैसे अपन 200 अपन 4 किया था तो 200 अपॉन 4 किया तो अपने 50 आई थी। और या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे पी एक्स मतलब एक साधन की कीमत, उसको अपन जैसे लेबर की कीमत को मजदूरी दी जाती है उसकी कीमत मजदूरी है, तो सी अपॉन डब्ल्यू भी कह सकते हैं। साधन y की मात्रा है वो ओ ए है, यानी अपन सारी अगर साधन y की मात्रा खरीदेंगे तो ओ ए खरीद सकते हैं, तो वो होगा सी अपॉन पी वाई। या अपन कह सकते हैं कि सी अपॉन आर, क्योंकि जो पूंजी की लागत है या कीमत है वो आर है। तो उसको अपन अगर जैसे वहां पे देखा तो 200 में अपन 4 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, जैसे पूंजी की 5 मानी थी अपन ने कीमत, तो अपने 40 इकाई खरीद सकते हैं। यानी तो ये हो गए ओ ए को अपन, इसका मतलब है सी अपॉन आर भी लिख सकते हैं और ओ बी को अपन सी अपॉन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, या अपन ओ बी को सी अपॉन पी एक्स भी लिख सकते हैं और ओ ए को अपन सी अपॉन पी वाई भी लिख सकते हैं। अगर इस जो अपन इनको इक्वेशन है, अगर इनको अपन यहाँ पे लंब अपॉन आर आधार में अपन ओ ए अपॉन ओ बी के अपने लिख दे रूप में, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ओ ए का मान है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये मान लें सी अपॉन पी वाई, सी अपॉन पी वाई हो गया और वो भी हो गया सी अपॉन पी एक्स। तो यहाँ पे सी अपॉन पी वाई में सी अपॉन पी एक्स का भाग देंगे तो अपने को मिलेगा पी एक्स अपॉन पी वाई। और यदि अपन इसको सी डब्ल्यू अपॉन ओ ए को सी आर लिखना चाहते हैं, ओ बी को सी डब्ल्यू लिखेंगे, तो सी आर अपॉन सी डब्ल्यू लिखेंगे तो सी से सी कैंसिल होकर डब्ल्यू ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू अपॉन आर हो जाएगा। तो इस प्रकार एक बजट सम लागत रेखा का ढाल होता है वो पी एक्स अपॉन पी वाई, या अपन कह सकते हैं डब्ल्यू अपॉन आर होता है। अब अपन बात करते हैं कि सम लागत रेखा में परिवर्तन किस प्रकार हो, यह परिवर्तन किन कारणों से हो सकता है। तो सम लागत रेखा में परिवर्तन दो कारणों से हो सकता है। एक साधनों की कीमतों में परिवर्तन के कारण यानी चेंज इन फैक्टर प्राइस, और दूसरा है कि कुल व्यय में परिवर्तन। यानी साधनों की पहले अपन देखते हैं साधनों की कीमतों में परिवर्तन होने से सम लागत रेखा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। फिर अपन देखेंगे कि कुल व्यय में परिवर्तन होने पर सम लागत रेखा में किस प्रकार परिवर्तन होगा। जैसे मान लेते हैं पहले वाला डायग्राम अपन ने जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें अपन ने जैसे श्रम के की कीमत में परिवर्तन से माना यानी मजदूरी में परिवर्तन से माना। अगर मान लो श्रम की कीमत कम हो जाती है, श्रम की कीमत जैसे अभी अपन ने 4 रुपये मानी थी तो 50 इकाई खरीद रहे थे, अगर उसके कम होकर 2 रुपये इकाई प्रति इकाई मिलने लग जाए श्रम मात्रा अपने को, तो अपन 200 रुपये में 100 इकाई खरीद सकते हैं। इसका मतलब है अब अपन ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। इसलिए जो अपना यहाँ पे नीचे जो बी बिंदु है वो राइट हैंड साइड की सके बी डैश हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं तो ये इस तरफ खिसके बी डैश हो जाएगा। यानी नया जो दो ऊपर वाली रेखा है ए बी डैश वाली बन जाएगी। और अगर मान लो कि श्रम लागत रेखा, अगर मान लो श्रम की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, जैसे 4 रुपये थी वो बढ़ के 8 हो जाए मान लो, तो 8 होने का मतलब है अब अपन उसकी कम मात्रा खरीद पाएंगे। तो जो श्रम क्यों और जो इसके कारण क्या होगा कि श्रम लागत रेखा वो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, वो ए बी डबल डैश वाली हो जाएगी। डबल डैश यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा आपको समझ, जैसे B1 कह दो इसको और B2 हो जाएगी। तो इसका ये मतलब ये है, लेकिन y बिंदु वाला ओरिजिन पॉइंट चेंज नहीं होगा। उसका कारण है कि y जो साधन है या कैपिटल है या पूंजी, उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए a बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल b वाले बिंदु में परिवर्तन होगा। यानी कीमत बढ़ने की स्थिति में अंदर की ओर शिफ्ट होगा और कीमत बढ़ने की घटने की स्थिति में बाहर की ओर शिफ्ट होगा। कीमत बढ़ी तो अंदर की ओर शिफ्ट और कीमत घटी तो
बाहर की ओर शिफ्ट होगा। इसी प्रकार अगर अपन वही साधन या अपन पूंजी में परिवर्तन की स्थिति में देखें तो जो अपने दाएं तरफ डायग्राम यानी राइट हैंड साइड में डायग्राम है उसकी सहायता से अपन देखें तो ओ एक्सेस पर अपन ने श्रम को लिया, ओ वाई एक्सेस पर अपने पूंजी को लिया। अगर पूंजी की कीमत कम हो जाती है, प्रति इकाई पूंजी की कीमत कम होने का मतलब अब अपन ने जो कुल व्यय उसे ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। ज़्यादा मात्रा खरीदने के कारण जो अपना ए बिंदु था वो A1 हो जाता है। और अगर मान लो श्रम पूंजी की कीमत बढ़ जाती है, पूंजी की कीमत बढ़ने का मतलब है कि अब अपन कम मात्रा खरीद पाएंगे। कम मात्रा खरीद पाएंगे तो इसका मतलब है कि वो बजट रेट जो बिंदु है वो A2 हो जाएगा। A2 हो जाएगा इसका मतलब है कि जो अपना यहाँ पे देख रहे हैं कि पूंजी में की मात्रा परिवर्तन के कारण केवल पूंजी वाली जो एक्सेस है जिस वाई एक्सेस पर वही बिंदु चेंज हो रहे हैं। एक्स एक्सेस वाला बिंदु बी है वो चेंज परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि अपन ने माना है कि श्रम की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। और इस स्थिति में भी यही हो रहा है कि कीमत अगर पूंजी की घटती है तो जो अपन श्रम लागत रेखा है वो बाहर की ओर शिफ्ट होगी और कीमत बढ़ती है तो वो अंदर की ओर शिफ्ट होगी यानी डिक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ कैपिटल तो राइटवर्ड शिफ्ट एंड और अनदर वे अपन कहें कि इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कैपिटल तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये अपन ने देखा कि साधन कीमत में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में क्या होता है कि जिस साधन की कीमत में परिवर्तन होती है उसी साधन अगर दोनों साधनों की कीमतों में परिवर्तन होगा तो पूरी बजट रेखा में भी परिवर्तन, लेकिन एक साधन कीमत रेखा में परिवर्तन होगा तो एक एक्सेस वाले बिंदु में ही परिवर्तन होगा, दूसरे वाला स्थिर रहेगा। अब अगर अपन देखते हैं आगे कि कुल व्यय में परिवर्तन होने पर कि बजट रेखा में किस प्रकार परिवर्तन होता है। अगर अपन बात करें कि अगर मान लो कुल व्यय बढ़ जाता है और साधनों कीमतें वही रहती है, कुल व्यय जैसे 200 रुपये था अब बढ़ गई 400 रुपये यानी अब अपन 400 रुपये के साधन खरीद रहे हैं। तो सभी जानते हैं अगर ज़्यादा रुपये से वो पहले वाली कीमत में अगर अपने कोई सामान खरीदना हो या कोई साधन खरीदना हो तो अपन ज़्यादा मात्रा में खरीद पाएंगे। जैसे 200 रुपये से अब 400 रुपये हो गए अगर मान लो तो 400 रुपये में जो पहले साधन खरीद पा रहे थे वो अपन डबल खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब जो अपना A1 B1 जो अपने प्रारंभिक श्रम लागत रेखा है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होके अपवर्ड शिफ्ट होके क्या हो जाएगी A2 B2। और अगर मान लो अपन वो खर्चा कम कर देते हैं तो अपना खर्चा जैसे 100 200 रुपये 100 ही कर दिया तो अपन कम साधन खरीद पाएंगे। कम साधन खरीद पाएंगे तो इसका मतलब है कि जो ये बजट से श्रम लागत रेखा है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी और ये जो ए और बी हो जाएगी। यानी जो अपनी A1 B1 जो अपने प्रारंभिक जो रेखा है वो डॉट डॉट नीचे वाली है वो कुल व्यय कम होने पर नीचे की ओर, कुल व्यय बढ़ने पर ऊपर की ओर और इस स्थिति में कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पैरेलली ऊपर जाती है और पैरेलली नीचे आती है। यानी इंक्रीजिंग इन टोटल आउटले राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीजिंग इन टोटल आउटले लेफ्टवर्ड शिफ्ट अर्थात कुल व्यय बढ़ने पर श्रम लागत रेखा ऊपर की ओर जाएगी पैरेलली और कुल व्यय में कमी होने पर श्रम लागत रेखा वो पैरेलली नीचे आएगी। इसका मतलब है कि श्रम लागत रेखा के दो मुख्य निर्धारक तत्व है, एक कुल व्यय और दूसरा है साधनों की कीमतें यानी दो साधनों की कीमतें। इनमें परिवर्तन होने पर कुल व्यय श्रम लागत रेखा में भी परिवर्तन होगा। श्रम लागत रेखा अपन किस लिए पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि उत्पादक का जब संतुलन पढ़ेंगे तो उत्पादक के संतुलन में अपने को पता होना चाहिए कि सम उत्पाद वक्र क्या है और सम लागत रेखा। इन दोनों की सहायता से अपन उत्पाद का संतुलन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि सम लागत रेखा में परिवर्तन किस प्रकार हो सकते हैं, सम लागत रेखा किसे कहते हैं और ये अपन ने पढ़ा। ओके, थैंक यू।